नमस्कार, मेरी बहुत बहुत स्वागत है आज का इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है कि मात्र 40 दिन में आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे उनके बीच टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जैसे फिर तैयारी कैसे करनी है आपको, है ना, कौन सा टाइम विषय पढ़ना है, बेस्ट टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, नोट्स भी नहीं बनाया है ना। तो ये सारे बहुत सारे जो इशूज हैं उन सबके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में वन बाय वन बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को यार लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो इतना तो यार आप सपोर्ट कर ही सकते हैं ना। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स, जो आप टॉपिक लिया है कि मात्र 40 दिन में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखिए लक्ष्य जो है मेरा वो बोर्ड परीक्षा का है, ठीक है। तो अब देखिए भाई, अब जो है आपके पास सिर्फ 40 दिन का समय क्या है बचा हुआ है, यानी अब जो है आपके पास सिर्फ 40 दिन का जो समय है वो क्या हुआ है, बचा हुआ है ना। तो इसमें भाई आपको क्या करना है कि तैयारी सबसे पहले तो कैसे करनी है, ये आप लोग कंफ्यूज हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। उसके बाद भाई कौन सा विषय पढ़ना है ना, कौन सा विषय पढ़ना है, और उसके बाद बेस्ट जो है टाइम टेबल, है ना। यानी कि तैयारी तो लगा कैसे करनी है, कौन सा विषय पढ़े, नहीं इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, मैथ पढ़े ना, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 40 डेज का टाइम बचा हुआ है। और उसका बेस्ट टाइम टेबल, यानी कौन से टाइम में कब कितना कौन सा विषय पढ़ें, है ना। तो बेस्ट टाइम टेबल भी आगे आपको बताऊंगा, कौन सा विषय पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है। और उसके बाद स्टूडेंट्स टाइम मैनेज कैसे करें, यानी जैसे आपको लगता है कि दिन में इस टाइम, मान लीजिए मैंने कहा 7 से 8 बजे तक पढ़िए, तो आप इस टाइम कोई काम करते रहते हैं ना, या फिर आप कहीं बाहर कमा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, तो आपके पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो वो सब तरीका मैं बताऊंगा। सबसे लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, नोट्स नहीं बनाया। बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है, लगभग 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर मैंने नोट्स नहीं बनाया, तो हम क्या करें, कहाँ से लाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। तो चलिए फटाफट वन बाय वन बात करते हैं, मतलब वीडियो को तनिक भी आपको स्किप नहीं करना है। चलिए भाई पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको पहला पॉइंट क्या है कि अब जो है ना सिर्फ जो है भाई क्या हुआ है कि 40 दिन बचे हैं। अब कितने दिन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 दिन। तो तैयारी जो है ना वो आपको भाई क्या करनी है, मन लगाकर करनी होगी, यानी बिल्कुल मन लगाकर आपको अब तैयारी करनी है। और दिन भर में जो है क्या करना है आपको कि कम से कम जो है ना वो 6 से 7 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। जी हाँ, देखो भाई अभी तक क्या था, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आते तो यही मैं बोलता कि आपको 2 से 3 घंटे की पढ़ाई कर लेनी है और इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। लेकिन अब आप पहले से तो कुछ पढ़े नहीं है, पहले से आपको 0% आता है, मैंने ऐसा माना है, ठीक है भाई। बस आपने सिर्फ फॉर्म भर दिया है, अगर नहीं पढ़े हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करना है आपको भाई, कम से कम 6 से 7 घंटे जो है ना वो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई के लिए देना है। यानी कम से कम इतना समय है मिनिमम कि आपको 6 से जो है 7 घंटे आपको पढ़ाई के लिए अब देने होंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। आगे देखिए उसके बाद भाई क्या करना है कि अब जो है 40 दिन में जो है आपको हर चैप्टर, जो 40 दिन जो समय हुआ है इसमें आपको हर चैप्टर के सिर्फ क्या करना है, आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट्स की जो बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। कौन से, बोर्ड एग्जाम में। तो जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना अब जो समय है भाई वो ज्यादा डीप पढ़ने का समय नहीं है। जैसे आप सोच रहे हैं, मान लीजिए कोई चैप्टर है और उसमें 7 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं जो मतलब पूरे सिलेबस से ओवरऑल दिए गए हैं, लेकिन उनमें से क्या हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आपको हर बार पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 2 अननेसेसरी हैं, फालतू हैं। तो ना आपको ये 7 पढ़ने, ना आपको ये दोनों पढ़ने हैं, 7 नहीं पढ़ने, ना ये दोनों, सिर्फ और सिर्फ आपको ये 5 पढ़ने हैं जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। इनको पढ़ना है आपको, कि ये जो समय है ना, अब अगर डीप पढ़ने की कोशिश करोगे तो डीप तो नॉलेज के लिए आपको अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बात करें कि अच्छे के आप मार्क्स गेन पर पाओगे तो भैया आप अच्छे मार्क्स तो गेन नहीं कर सकते। हाँ, नॉलेज आपका बढ़ सकता है, नॉलेज आप भले बढ़ा लीजिए, लेकिन अब आपका ज्यादा समय तो है नहीं, मात्र 40 दिन का समय बचा हुआ है। तो ये टाइम जो है ना वो नॉलेज गेन करने का नहीं बल्कि मार्क्स पर फोकस करने का है, मेरा मानना है। तो ये हो गए 2 पॉइंट। अब उसके बाद चलिए आगे और बात करते हैं भैया ना। तो देखिए भाई तीसरा पॉइंट क्या है कि सरल टॉपिक पर क्या करना है आपको, अपनी जो है ना पकड़ वो मजबूत करना है। यानी जो सरल टॉपिक हैं, जो आपको लगते हैं कि हाँ इसमें अगर मैं थोड़ा सा भी पढ़ लूंगा तो मेरा एक बेस्ट स्कोर हो जाएगा, तो उस सरल टॉपिक पर आपको क्या करना है, अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर रखना है। एवं सभी जो विषय है ना उसमें बेटा आपको क्या करना है कि एवरेज स्कोर करने के लिए आपको प्रयास करने। देखो एवरेज स्कोर का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 5 विषय हैं आपके, अब किसी में जो है आप 90 नंबर ला रहे हो,
किसी में जो है 2 नंबर ला रहे हो, मतलब 21 नंबर ला रहे हो, किसी में 15 नंबर ला रहे हो, किसी में फिर 80 नंबर ला रहे हो, तो ये गड़बड़ है। यहाँ कहीं हो ऐसा ना हो कि आप इधर फेल ही हो जाए, इधर आपने टॉप मार रखा है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सब विषय में एवरेज स्कोर करिए। देखिए जो विद्यार्थी टॉप करता है ना, जो विद्यार्थी टॉप करता है हमेशा आप देखिए उसके एवरेज स्कोर रहते हैं। जैसे आप अगर मेरी बात करें तो हिंदी में 90, इंग्लिश में 90, मैथ में 86 नंबर, है ना, ऐसे करके ओवरऑल सब नंबर थे हमारे, है ना। तो ये होता है कि मतलब ओवरऑल एक आपका जो क्राइटेरिया है वो लगभग एवरेज सबका बराबर होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप क्या करना है कि एक विषय में जो है ना अच्छा स्कोर करने से आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। ये बात मैं बता चुका हूं कि अगर आप एक विषय में सोच रहे हैं मैं अच्छा स्कोर कर लूं और मेरे सब में अच्छे नंबर आ जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। एक विषय में आप अच्छा स्कोर करके बेस्ट मार्क्स कभी नहीं ले सकते, ये मेरा मानना है। अब उसके बाद यदि भाई क्या किया है कि आपने जो है ना, अगला पॉइंट देखेंगे, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। अगर आपने अपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो उसका आपको क्या करना है भाई, तो बाजार में क्या करना है, आपको क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है। अब आपको अगर ना पता हो क्वेश्चन बैंक क्या होता है तो बता दो, क्वेश्चन बैंक जो होता है, क्वेश्चन माने क्या होता है, प्रश्नों का, बैंक माने क्या होता है भाई, संग्रह, जहां आप जमा करते हैं। तो इसमें जो होता है ना, बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका एक संग्रह दिया गया होता है, ठीक है भाई। तो उन क्वेश्चन के संग्रह में आपको क्या करना है कि उसको आपको खरीद लेना है। ये 80 से 100 रुपए के आसपास आ जाता है आराम से, ना। तो हर विषय का आपको ले लेना है और इसमें सभी जो है सब्जेक्ट ना उसके बढ़िया क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, तो उसको आपको पढ़ना है, जिससे लेकर आप अच्छी जो है ना तैयारी कर सकते हैं। बात मैंने आपको बता दी है, इसे लेकर आप एकदम बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि उसमें जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं ना उनका संग्रह रहता है। देखो ऐसे अगर आप, यदि आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो भाई मान लीजिए कि अगर आप अपने नोट्स खुद तैयार करते हैं, यानी आप अगर अपने नोट्स खुद से तैयार करते तो ये मानिए कि उसमें आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल ना कर पाते, तो अंत में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए फिर से क्वेश्चन बैंक लेना पड़ता। तो इसमें देखो फायदा एक तो इंपॉर्टेंट नोट्स का होता है कि वो खुद के आपके हाथ से बने होते हैं, इसलिए आप उसमें जो आंसर लिखा है उसको ज्यादा अच्छे से याद कर सकते हो। लेकिन आपने ऐसा तो किया नहीं, तो अब आपको क्या करना है कि यही क्वेश्चन बैंक से काम चलाना है। इसमें सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ना उनका आपको संग्रह करना है। तो चलिए ये 4 पॉइंट हो गए हैं, आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट जो है, तो अब क्या करना है, अब आपके लिए जो बेस्ट टाइम टेबल है ना वो बनाने का प्रयास नीचे किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट टाइम टेबल है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले दिन में जो है आपको क्या करना है, आप जब भी फ्री हो, देखिए ज्यादा स्टूडेंट की दिक्कत थी कि सर मैं सुबह नहीं पढ़ सकता, सुबह मेरा स्कूल रहता है। ज्यादा स्टूडेंट की दिक्कत थी सर मैं शाम को नहीं पढ़ सकता, शाम को मैं कोचिंग जाता हूँ। दोपहर में सर मैं स्कूल में रहता हूँ, 1 घंटे के लिए आता हूँ, 2 घंटे के लिए। भाई सबका टाइम तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सुबह खाली, कौन शाम को खाली, कौन दोपहर को खाली। तो मैंने ऐसा टाइम टेबल बताया कि दिन में जो है ना वो आपको क्या करना है कि 6 से 7 घंटे मैंने बताए हैं ना, तो उतना ये टोटल उसका टाइम टेबल है। जब भी आप दिन में 6-7 घंटे फ्री होते हैं तब आप ये पढ़िए। कोई बाउंडेशन नहीं कि सुबह ही आपको पढ़ना है कि शाम को ही पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं सर मुझे सुबह नहीं याद होता, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप क्या करना है कि जब भी आप दिन में फ्री हो तो इन विषयों को इतना समय जरूर दें। अब कितना समय आपको देना, सबसे पहले देखिए भाई जो हिंदी है ना उसको आपको 1 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है। हिंदी को आपको 1 घंटे प्रतिदिन पढ़ना है, यानी डेली आपको हिंदी को कम से कम जो है ना वो 1 घंटे देना है। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश अगर आप इसे 1 घंटे, देखो हिंदी में क्या है कि सिलेबस थोड़ा नॉर्मल है, आसानी से पढ़ के काम चल सकता है। इंग्लिश पर डे 1 घंटे पढ़िए। इसमें क्या करना है आपको, इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, एसे तैयार कर लीजिए, एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए। तो ये सारी चीजें अगर आप अनसीन पैसेज वगैरह तैयार कर लीजिए और थोड़े से लॉन्ग आंसर पढ़ लीजिए। अगर इतनी चीजें पढ़ लेते तो आप आसानी से अच्छे नंबर गेन कर ले जाओगे, मेरा मानना। भाई जैसे सेंट्रल आइडिया 7-7 नंबर की आती हैं, एफ से 10 नंबर का आता है, एप्लीकेशन 10 नंबर का आता है, अनसीन पैसेज 15 नंबर का आता है, लॉन्ग आंसर 8-8 नंबर के आते हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो लगभग 50 से 60 नंबर आपका बन रहा है ऐसे ही, और बाकी जो आपको आता है वो तो अच्छा आप लिख ही लेंगे। उसके बाद बात करें फिर मैथ्स या बायो की, तो इसको आपको 2 घंटे प्रतिदिन देना है। देखिए जो स्टूडेंट्स मैथ्स लिए हैं तो उनके लिए तो भाई ज्यादा दिक्कत है क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तो 2 घंटे आप मैथ्स को दे सकते हैं आराम से, है ना। और उसके बाद बात करें बायो है, तो बायो वाला थोड़ा टाइम आप कब कट कर लीजिए, 1 घंटे कर लीजिए, और जो आपका टाइम बच रहा है तो उसको आप फिजिक्स पे लगा दीजिए। अगर आपको जो है जैसे कोई बच्चा बायो लिया है, 12th का है, तो बायो में 1-1.5 घंटे दे सकता है। मैथ्स वालों को ज्यादा मेहनत करनी होगी। अब अगर आप 10th में है तो आपने साइंस सिर्फ ले रखी होगी, 12th में है तो फिजिक्स होगा आपका, तो फिजिक्स हो या साइंस हो कम से कम 1.5 घंटे आपको प्रतिदिन देना है। इसमें से आपको बेटा डेरिवेशन तैयार करने हैं, तो डेरिवेशन उनको तैयार करना है। उसके बाद जो उसके अलावा बच रहे हैं जो आपके, तो मान लीजिए कि जैसे न्यूमेरिकल हो गया, तो न्यूमेरिकल वगैरह आपको पढ़ के रखना है ना, ये सारी चीजें हो गई।
उसके बाद केमिस्ट्री आती है ना, तो केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, कम से कम 1.5 घंटे डेली पढ़ना है। इसमें से आपको जो इंपॉर्टेंट वो है बनाने वाले सारे वो चीज़ें याद करनी है। उसका जो एसएसटी हो गया, एसएसटी, तो एसएसटी में भी आपको कम से कम 1.5 घंटे जो है वो प्रतिदिन पढ़ना होगा। कम से कम 1.5 घंटे आपको प्रतिदिन पढ़ना होगा। इस 1.5 घंटे में आपको क्या करना है भाई, पता है कि कम से कम जो है, जैसे केमिस्ट्री है आपका 12th में तो ले लिया है, एसएसटी है 10th वगैरह का होंगे, तो इनमें से पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। तो आई होप कि जो है वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम।